हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर। हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर डालेंगे या फिर डॉक्टर रणवीर सिंह भी डाल देंगे यूट्यूब पे, तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आज हम इसकी बात करेंगे और समझेंगे इस चीज को। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इर्द गिर्द होने वाला टॉपिक है। आज की तारीख में अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे विश्व की बात करूं कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज कहाँ होती हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? निश्चित रूप से हार्ट की वजह से होती है, हार्ट डिजीज की वजह से होती है। भारतवर्ष में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मौतों का कारण क्या है, तो निश्चित रूप से हार्ट डिजीज जो है सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण है भारतवर्ष में। ठीक है जी साहब, आइए समझते हैं। अब ये हार्ट डिजीज क्यों होती है? निश्चित रूप से इसका एक सिंपल सा कारण है, कोलेस्ट्रॉल का हाई रहना। कोलेस्ट्रॉल है क्या, पहले ये समझते हैं। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस that is produced naturally by the liver and found in the bloodstream and in many cells of the body। बहुत सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। जनरली हम लोगों को एक एक भ्रम है। हमको लगता है जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमको लगता है जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हमारा खाना पीना है, इसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक का एलिमेंट है। वैक्स लाइक का मटेरियल है, यानी मोम की तरह का एक मटेरियल है। और ये जो मोम की तरह का मटेरियल है, ये लीवर के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। इसको लीवर बनाता है। आपके शरीर का 70% कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर के माध्यम से बनाया जाता है, जबकि 30%, सिर्फ 30% कोलेस्ट्रॉल आपको खाने के माध्यम से मिलता है, खाने के माध्यम से आप ले रहे होते हैं। तो व्यर्थ में अपने आप को बहुत ज्यादा दोष मत दीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपकी फैमिली में किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको ये दोष मत दीजिए कि आपके खाने पीने का स्टाइल ठीक नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा ऑयली या फैटी खाते हो, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ये है। बताऊंगा मैं आप अल्टीमेटली अभी आपको कि उसकी क्या गलती है और उससे क्या बढ़ेगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो किसकी वजह से है? वो आपके लीवर की वजह से है। और आपका लीवर 70% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो मोम के नुमा होता है और जो आपके सेल्स में जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, आपकी ब्लड में कहीं ना कहीं जाके रहता है। रोल इन द बॉडी। अब ये कोलेस्ट्रॉल खराब है कि अच्छा है? आपसे पूछा जाएगा भाई कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है या खराब होता है, तो आप क्या कहोगे? सर निश्चित रूप से खराब होता है, क्योंकि इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही तो हार्ट अटैक होता है। इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो सारा कुछ होता तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं साथी। कोलेस्ट्रॉल आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना आपके लिए बाकी चीजें, है ना। इट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो आपके शरीर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन है, यानी कि उनकी जो परत है, ऊपर की झिल्ली है उनके ऊपर की, उसको कौन बनाता है? उसको बनाता है ये कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ में आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, इन हॉर्मोन्स को कौन बनाता है? इन हॉर्मोन्स को बनाता है कोलेस्ट्रॉल। और हाँ, निश्चित रूप से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये फिर क्या करेगा? ये आपकी जो आर्टरीज हैं उसमें बिल्डअप हो जाएगा, प्लेग के रूप में काम करेगा। ठीक है। मेजरिंग कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मेजर करते हैं? जाहिर सी बात है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हम जनरली देखते हैं। एक तो हम देखते हैं एलडीएल और दूसरा देखते हैं एचडीएल। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और हाई एसडीएल मानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी कि एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, एचडीएल। आइए बात करते हैं आगे। बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी आपको कोलेस्ट्रॉल के संबंध में। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया आपको, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल यानी कि ऑफर ऑफन रेफर्ड टू एज ए बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप किसी से मिलते हैं और कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल कराया है और मेरे कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आई हैं, और वो आपको हाथ में अपनी रिपोर्ट पकड़ा देता है, आप उस रिपोर्ट को देखते हो और उस रिपोर्ट में लिखा होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल 240। लिमिटेड रेंज कितनी है? रेंज है 150 से 200 के बीच में, 130 से 200 के बीच में। वहां पर रिपोर्ट आ रही है 240। तो उसको देख के आप क्या कहोगे कि नहीं सर, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ है। फिर आप देखते हो एलडीएल।
अब एलडीएल मान लीजिए वहां पर आ गया एलडीएल 150 के आसपास, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि भाई साहब आपका जो एलडीएल है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। एचडीएल अगर आपका 28 है, 30 है, तो आप क्या कहोगे कि आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है। तो एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल का काम क्या है, ये आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें जाके चिपक जाता है। और एचडीएल का काम क्या है, एचडीएल उस पर झाड़ू मारता है, यानी कि उसको झाड़ू की तरह वो जो चिपका हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको साफ करता चलता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया उषा जी? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। प्रीति जी समझ में आ गया इतना? दो तरह के कोलेस्ट्रॉल, एक एलडीएल एक एसडीएल। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल आर्टरीज में चिपक जाता है और एचडीएल क्या करता है, आर्टरीज में चिपके हुए कोलेस्ट्रॉल को झाड़ू की तरह झाड़ू मार के साफ कर देता है। ठीक है, तो बढ़ाना कौन सा है, एचडीएल। कम कौन सा करना है, एलडीएल। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया बात। कोलेस्ट्रॉल बुरी बात होती है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल बुरी बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो बॉडी में हार्मोन्स नहीं बनेंगे, आपका थायराइड अच्छे से काम नहीं करेगा, आपके सेक्स हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, पीसीओडी पीसीओएस की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है। इसके साथ साथ में मैं एक चीज और बता दूं, उसका मेरे दिमाग से स्लिप हो जाए। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में एक और बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, और मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में तो सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हो रही है इस समय तो एक बीमारी की वजह से हो रही है जिसका नाम है एल्जाइमर। एल्जाइमर, एल्जाइमर यानी कि याददाश्त का कमजोर हो जाना, याददाश्त का खत्म हो जाना। लोग भूल जा रहे हैं मेरी बेटी कौन है, मेरा बेटा कौन है, मेरा नाम क्या है, मेरे रिश्ते क्या है, मेरा घर क्या है, मैं खुद कौन हूं, उन्हें खुद का ही पता नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा, वो समझिए। क्योंकि बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों में। अब जब बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई देगा वो। एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई देगा यानी ऐसी दवाइयां देगा जिसके माध्यम से कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाए। अब जब कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा तो आपके ब्रेन का 60% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से। छायावस्थी, है ना? छाया जी, आपके ब्रेन का 60% हिस्सा किससे बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। अब जब उसने एंटी कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दी तो आपके ब्रेन में क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होने शुरू हो गए। अब जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होने शुरू हो गए तो ब्रेन का एक हिस्सा मरने लगा, क्योंकि वहां तो 60% कोलेस्ट्रॉल है, आपके ब्रेन के अंदर 60% कोलेस्ट्रॉल है। जब एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन चली गई तो मेडिसिन को नहीं पता कि ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल खत्म करना है या हार्ट का खत्म करना है या पैर का खत्म करना है, तो ब्रेन का भी खत्म होने लगा। अब जब ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल खत्म होने लगा तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हुआ, याददाश्त चली गई, और याददाश्त चली गई और धीरे धीरे लोगों के प्राण चले गए। समझ में मेरी बात आ रही है आप? ब्रेन का 60% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। सर जी, जो भाई मेरी समझ में हिंदी नहीं है ये आपकी ये वाली, है ना? थोड़ा सा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे बात याद आ गई इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दी। सिम्टम्स क्या है कोलेस्ट्रॉल की, ये समझना बहुत जरूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल ऑफन हैज नो ऑब्वियस सिम्टम्स। कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं पड़ते जब तक कि कोई बड़ी कंडीशन ना हो जाए, जब तक कि कोई गहरी कंडीशन ना हो जाए तब तक आपको इसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते ही नहीं है। जब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट आपसे कहता है कि लिपिड करा के लाइए, जब आप किसी फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं और फिजिशियन कहता है इनका लिपिड कराइए, इनका एलएफटी कराइए, इनका केएफटी कराइए, तब मालूम पड़ता है हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे इनिशियल स्टेज पे। जब डिजीज धीरे 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 प्रोग्रेस कर जाती है तब दिखाई पड़ता है। इवन 80% जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है कुछ लोगों को तो तब मालूम पड़ता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फिर भी कुछ सिम्टम्स आपके सामने दिखाई पड़ जा रहे हैं। पहला सिम्टम है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपको वहां पर दबाव महसूस हो रहा है, टाइटनेस महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है पूरा दिल जो है ना किसी ने निचोड़ दिया है एकदम से, आपके सीने को किसी ने निचोड़ दिया है। और इसके साथ साथ में ये दर्द जो है ये सीने से उठता हुआ आपके बाएं हाथ की तरफ रेडिएट कर रहा है, आपके जबड़ों में रेडिएट कर रहा है, तो ये सिम्टम है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत हाई हो गए हैं और हार्ट अटैक की तरफ आप बढ़ रहे हैं।
हार्ट अटैक की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये पहला सिम्टम है। कई बार लोग क्या करते हैं, उनको दर्द होता है और वो सोचते हैं गैस का दर्द है, वो सोचते हैं एसिडिटी का दर्द है, वो सोचते हैं एक्लेशिया ऑफ कार्डिया हो गया, एओसी हो गया। नहीं साहब, वो चेस्ट पेन है, और वो अगर सिग्नल दे रहा है आपके जॉ में दर्द हो रहा है, आपके पीछे शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो गया है, पेन रेडिएट कर रहा है हार्ट से आपके लेफ्ट आर्म की तरफ, रेडिएट कर रहा है, उंगलियों तक जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि नहीं, मामला दिल का मामला नहीं है, दिल का मामला गड़बड़ हो गया है। ठीक है जी। चलिए, दूसरा हार्ट डिजीज। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू द बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज, रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो एंड पोटेंशियली कॉजिंग एंजाइना और हार्ट अटैक। कई बार आर्टरीज में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और आर्टरीज में इस कोलेस्ट्रॉल के जम जाने की वजह से आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एंजाइना अटैक होता है, बहुत सीवियर अटैक होता है, आपके आपके आपको दर्द होता है हार्ट के ऊपर, और वो भी एक हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इमीडिएटली आपको किसी ना किसी नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है साहब। चलिए, और क्या होता है आप समझ लीजिए इसमें और क्या क्या होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, थोड़ा सा भी काम करने पे उसकी सांस फूलेगी। क्यों फूलेगी सांस? क्योंकि अगर आर्टरीज क्लॉग हो गई हैं, आर्टरीज कैसी हो गई हैं, आर्टरीज चोक हो गई हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू द बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज, मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली, लीडिंग टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सिंपल सी बात है, आप कहीं चल रहे हैं, चलते चलते आपको लगा दौड़ना चाहिए, आपने जॉगिंग स्टार्ट कर दी। जब आपने जॉगिंग स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब क्या होगा, हार्ट को अब ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी को देनी है। ज्यादा ऑक्सीजन वो कैसे दे सकता है, जब वो ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। और अगर मान लीजिए वहां पर आर्टरीज में क्लॉगिंग है, यानी कि फैट जमा हुआ है, मोम जमा हुआ है, तो हार्ट क्या करेगा, वो ऑक्सीजन उतनी अच्छे से दे नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता सकरा, पतली छोटी सी गली है जिसमें ऑलरेडी जाम लगा हुआ है, और आपको आपको अपनी कार वहां से पास करनी है, आप नहीं कार पार कर पाओगे, आपको कार जो है नहीं निकाल पाओगे उस पतली छोटी सी गली से, क्योंकि गली सक्रिय हो गई है, गली सक्रिय हो गई है, जाम लगा हुआ है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सांस फूलेगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे आप ऑक्सीजन लेने का प्रयास करोगे। कैसे ऑक्सीजन लेने का प्रयास करोगे, मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन लेने का प्रयास करोगे, तो आपको सांस चढ़ेगी, सांस फूलेगी आपकी। ठीक है, जो हमने समझाया है दूसरे पॉइंट में, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन इनटेक, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कैन रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू द लंग्स, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी अब्सॉर्ब, कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तीसरा, एंजाइना एंड हार्ट स्ट्रेन। जब आपका ब्लड प्रॉपर मात्रा में हार्ट पे नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, रिस्क ऑफ एंजाइना बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन दैट कैन रेडिएट टू द शोल्डर्स एंड मेक ब्रीदिंग डिफिकल्ट, एंजाइना अटैक आएगा। इसके साथ साथ में वर्सनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस फॉर दोज विद प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी और हार्ट कंडीशंस, जिनकी ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, जिनको हार्ट उनका अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ये स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। और स्पेशली जाड़े में बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है आपको अपने हार्ट की, क्योंकि अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो निश्चित मान के चलिए आपका खून इस समय गाढ़ा हो रहा है, और जिन जिन का खून गाढ़ा हो रहा है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी हुई है जिनकी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसके साथ साथ में नंबनेस और कोल्डनेस इन एक्सट्रीमिटीज, यानी कि पुअर सर्कुलेशन रहेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू द बिल्डअप ऑफ प्लेक इन द आर्टरीज, रेस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो एंड कॉजिंग नंबनेस एंड कोल्डनेस इन द हैंड्स एंड फीट। ये देख रहे हैं आप, ये आर्टरीज मान लीजिए, ये आर्टरीज है। अब इन आर्टरीज में अगर कहीं से भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, आप कहेंगे सर हार्ट में नहीं, हार्ट में नहीं होता, सभी सभी सारी ब्लड आर्टरीज में होता है। इन आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है तो क्या यहां पर फ्रेश ब्लड पहुंच पाएगा, फ्रेश ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाएगा? आप कहोगे सर नहीं पहुंच पाएगा। जब फ्रेश ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा, सुन्नपन आएगा कि नहीं आएगा, सुन्नपन आएगा। चींटियां सी काटेंगी कि नहीं काटेंगी, हाँ बिल्कुल चींटियां सी काटेंगी। इसके साथ साथ में क्या होगा, हाथ ठंडे पड़ जाएंगे। आप लोगों ने कभी देखा है, आप आज करके देखिएगा, अपने इस हाथ में यहां पर रबड़ बैंड कस के बांध लीजिएगा, रबड़ बैंड। ठीक है रेणुका मिस्त्री, क्या करोगी, रबड़ बैंड कस के बांध लीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे हाथ पूरा सुन्न हो गया।
कुछ देर बाद आप देखेंगे हाथ सुन्न हो गया। क्यों हाथ सुन्न हो गया? क्योंकि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज नहीं पहुंच पाया, फ्रेश ब्लड नहीं पहुंच पाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाया। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हाथ सुन्न हो जाएंगे। ना सिर्फ सुन्न होंगे बल्कि ये ठंडे भी पड़ जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ी हुई कंडीशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन, नर्व डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है नर्व डैमेज हो जाएंगी। एक और कंडीशन है, मेरे पास में एक केस आया था, आप लोगों को मैं शेयर कर दूं, जाड़े के समय चल रहे हैं, हो सकता है किसी का भला हो जाए। रेनॉल्ट फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमिना समझ लीजिए अच्छे से, आपको जानकारी हो जाएगी। उसमें होगा क्या, ये जो आपकी उंगलियां हैं, ये ये जो आपकी उंगलियां हैं, ये उंगलियां धीरे 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 पहले तो लाल पड़ेंगी, और लाल पड़ने के बाद धीरे धीरे नीली पड़नी शुरू हो जाएंगी। नीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, फिर ये फटने लगेंगी। फिर फटने के बाद में क्या होगा, डॉक्टर के पास आप जाओगे और डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर पहले तो आपको ट्रीट करने का प्रयास करेगा। अगर ट्रीट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं ट्रीट हुआ तो डॉक्टर इन उंगलियों को काट देगा। रेनॉल्ड्स फिनोमिना ये सिर्फ हाथों की उंगलियों में नहीं है, ये पैरों की उंगलियों में भी है। दो लक्षण हैं इसके, दो कारण हैं इसके। पहला कारण, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में हैं, कुछ करते ही नहीं है, दिन भर पड़े रहते हैं, दिन भर डले रहते हैं, तो ये लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, एक्सपोजर टू कोल्ड। एक्सपोजर टू कोल्ड, जिन लोगों ने अपने शरीर से खिलवाड़ कर रखा है ना, कितनी भी सर्दी पड़ जाए वो हाथ में वो नहीं पहनेंगे, क्या कहते हैं उसे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, पैर में वूलन सॉक्स नहीं पहनेंगे। स्पेशली मैं यंग्स की बात कर रहा हूं। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, अगर आप बहुत ज्यादा अपनी एक्सट्रीमिटीज को कोल्ड में मेरा नंबर बेटा 8840648291। अगर आपकी एक्सट्रीमिटीज बहुत कोल्ड हैं, कोल्ड रहती हैं, ठंडी रहती हैं आपकी, तो ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना हो सकता है। ऐसे में फिर डॉक्टर्स आपको नेफेटिपिन वगैरह देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, आपको सिकाई करने के लिए हम बोलते हैं, मैक्सेल्फ से सिकाई करने के लिए बोलते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये होता कब है? ये होता तभी है जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो अपने आपको इस सर्दी में बहुत ज्यादा तुर्रम खां या फन्ने खां बनने की जरूरत नहीं है कि बिना ग्लव्स के या बिना वूलन सॉक्स के ठंडी में निकल गए, कुछ नहीं होने का यार, मेरे को क्या होता है, अपन को कुछ नहीं होने का, ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बीमारियां जब आती हैं तो अच्छे अच्छे तुर्रम खां को ढेर कर देती हैं। ठीक है जी, चल आगे बात करते हैं। फटीग एंड वीकनेस, परसिस्टेंट टायर्डनेस, लगातार थकान अगर बनी रहती है, मसल्स अगर आपकी वीक रहती हैं, स्टेमिना आपका कमजोर हो गया है, कंसंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इस बात के लक्षण हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़े हुए हैं। लगातार थकान बनी हुई है। क्यों लगातार थकान बनी हुई है? बट नेचुरल बात है, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपकी आर्टरीज अगर क्लॉग हैं, आपका हार्ट उतने अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी को नहीं दे पा रहा है, तो थकान तो रहेगी ही रहेगी। ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा आपका? डिफिकल्टी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, मसल्स थकी हुई रहेंगी। और साथ ही साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े होंगे तो बट नेचुरल बात है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दर्द तो होना ही होना है। ठीक है जी साहब। डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके बहुत ऊपर निकल जाते हैं तो निश्चित मान के चलिए ब्लोटिंग भी आपको रहेगी, एब्डोमिनल पेन भी रहेगा आपको, ब्लोटिंग भी रहेगी आपको, एब्डोमिनल पेन भी रहेगा आपको। इसके साथ साथ में और भी है। क्यों होता है पहले समझ लीजिए। जो आपका एक्सेस फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यानी कि ब्लड में फैट बढ़ गया। अब वो फैट जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जो बाइल जूसेस हैं वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो क्या होगा? दर्द बढ़ेगा, पेट फूलेगा आपका, खट्टी डकारें आपको आएंगी, इंडाइजेशन आपको होगा, लेटरिन बहुत पतली होगी, आपको पतला, मतलब मल जो है वो पतला पास करेंगे आप, अगर ऐसा होगा तो। इसके साथ साथ में नोजिया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी आपकी बढ़ी रहेंगी। ठीक है साहब। तो डाइजेस्टिव इश्यूज भी आपको होने जा रहे हैं। स्किन चेंज रहेगी। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनको कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं, आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल वगैरह कैसे चेक करते हैं हम लोग? आंख के, सुमन प्रसाद बहुत दिनों बाद तुम नजर आई हो, है, टाइम से आया करो, रोज आया करो। आंख के नीचे वो जो पीला पीला सा दिखाई पड़ता है ना, आपने देखा ना कुछ लोगों को आंख पे पीला पीला सा दिखाई पड़ता है, येलो येलो सा दिखाई पड़ता है आंख के नीचे,
क्या बोलते हैं उसको? जेंथोलाज्मा। जेंथोलाज्मा। ये जेंथोलाज्मा फर्स्ट सिग्नल है कि भैया कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा लो, कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सविता अग्रवाल जी आ गई, बहुत बढ़िया, मुरादाबाद से हैं आप। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर जेंथोलाज्मा आपको आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं और कोलेस्ट्रॉल चेक कराने की जरूरत है। दूसरा, स्किन डिस्कलरेशन, यानी कि आप अपने पैरों को देखिए और पैरों को देखने के बाद में उसमें चेक करिए, उसमें डॉट 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 तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। डॉट डॉट तो दिखाई नहीं पड़ रहे, छोटे छोटे से ब्राउन कलर के डॉट हो गए हैं। अगर इस तरह के डॉट डॉट दिखाई पड़ रहे हैं पैर के ऊपर, तो भी कहीं ना कहीं ये सिग्नल है इस बात का कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए हैं। ठीक है जी साहब, ये मैंने कुछ बताया आपको। और कुछ चीजें बता देता हूं आपको। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑफ कोर्स, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो बट नेचुरल बात है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से आपकी वेसल्स में नहीं होगा। आपकी वेसल्स में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि आप दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से सुखमय गुजार नहीं पाएंगे। हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होंगे, आपको सेक्सुअल हॉर्मोन्स आपके वीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आप पे पड़ता है, एंजाइटी भी आपको हो सकती है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है साहब, और सुन लीजिए, हेडेक एंड डिजीनेस। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल लगातार बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके शरीर में तो परसिस्टेंट हेडेक रहेगा। परसिस्टेंट हेडेक का मतलब होता है कि लगातार आपको सर दर्द बना ही रहेगा। लगातार आपको लगेगा कि टप 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 सर में दर्द बना हुआ है। इसके साथ साथ में सर बिल्कुल हल्का हल्का लगेगा। फीलिंग लाइट हेडेड, यानी कि आपका बिल्कुल सर जो है ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा खाली हो गया है, अंदर कुछ है ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है। और इन दोनों कारणों की वजह से इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन रहेगा। इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन मतलब ये है कि अगर ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बॉडी को जब बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो जाना कहीं और होगा, पहुंचोगे कहीं और, पकड़ना कुछ और चाहते हो, पकड़ ही नहीं पाओगे। आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं करेगी आपके ब्रेन को। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। विजन प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ब्लड विजन दिखाई पड़ेगा, डबल विजन होगा, सेंसिटिविटी टू लाइट होगी। यानी कि आपको अगर excess cholesterol can damage the optic nerve resulting in increased sensitivity to bright lights and glare, यानी कि अचानक से बहुत तेज लाइट अगर आएगी तो क्या होगा? आप सेंसिटिव हो जाओगे उसके अगेंस्ट में। आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम सफेद हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डबल विजन दिखाई पड़ेगा, ब्लड विजन आपको हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है साहब, कब दिखाना है डॉक्टर को? कब दिखाना है डॉक्टर को? डॉक्टर को दिखाना है जब आपके लगातार सिम्टम्स ये बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सिम्टम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, साथ ही साथ में आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का केस हुआ है, दादी के घर में या नानी के घर में किसी ना किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई है, जरूर डॉक्टर को दिखाइए। आपने अपना रेगुलर चेकअप कराया है और वहां पर आपका जो है, जो आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो बढ़े हुए आए हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका डिस्टर्ब आया है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फूडिंग आपकी अच्छी नहीं है, ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, जंक वगैरह ज्यादा खाते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं, तो क्या करना है? तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। अभी एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रणवीर सर, कोलेस्ट्रॉल तो समझ में आ गया, ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड नाम सुना आपने? ट्राइग्लिसराइड, टीजी। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ के आता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, रणवीर सर ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ये कोलेस्ट्रॉल तो समझ में आ गया, ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी नहीं बनाती डॉक्टर सतीश कुमार मिश्रा जी। बॉडी आपकी ट्राइग्लिसराइड नहीं बनाती। कोलेस्ट्रॉल तो 70% आपका लीवर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड क्या है वो समझ लीजिए। आपको खाने की जरूरत है 2 रोटी, लेकिन आप गए हैं ससुराल, भैया
आज हम इसकी बात कर रहे हैं गीता जी, तो हम इसी की बात करेंगे, आज कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे ना। लंग्स में पानी भर गया बेटा, उसकी बात करेंगे तो फिर ये टॉपिक भूल जाएगा। आज हम हार्ट की बात कर रहे हैं, इसी को सुनो पहले। आज कल बात करेंगे लंग्स में पानी की, है ना, कल हम अस्थमा की बात करेंगे। तो आप गए ससुराल, आपको भूख है 2 रोटी की, लेकिन सासू माँ ने आप पे दबाव डाला और आपने 2 की जगह 4 रोटी खा ली। यानी कि जरूरत थी आपको 200 कैलोरी की और आपने कितनी कैलोरी ले ली? 400 कैलोरी ले ली। 400 कैलोरी ले ली तो 200 कैलोरी जो है, ये क्या होगा, ये आपके शरीर में एज ए ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाएगा। ये आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब ये जो स्टोर हो जाएगा, क्यों स्टोर हो जाएगा? ये स्टोर इसलिए हो जाएगा कि कल दामाद जी खेत में जाएंगे तो ये 200 कैलोरी काम आ जाएंगी। कल दामाद जी घूमने फिरने जाएंगे, 200 कैलोरी काम आ जाएंगी। लेकिन दामाद जी बोले नहीं, हमें तो घर में ही फ्रेश होना है। दामाद जी जो है, जो 2 कदम 4 कदम चलना था वो भी नहीं गए। तो अब क्या होगा? अब ये जो है, ये जो 2 रोटियों की कैलोरी बची थी ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ये फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फैट के रूप में आपकी बॉडी में जमा हो जाएगी। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो डायरेक्टली बता रहा है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है। यानी ट्राइग्लिसराइड ये बताएगा कि तुम्हारे शरीर में कितनी चर्बी चढ़ी हुई है। वर्ड थोड़ा सा, सेंटेंस थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सच्चाई यही है। ट्राइग्लिसराइड ये बताता है कि आपके शरीर पे कितनी चर्बी चढ़ी हुई है, कितना आपने एक्सेस खाना खाया हुआ है, कितना आपने बेमतलब का वेट अपने अंदर डाला हुआ है। जो खाना आप प्रॉपर तरीके से पचा तो लेते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और वो फैट बन के आपके शरीर पे लगता है, शरीर पे चढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। और ये क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है। ये ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है। कभी कभी जो है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वेसल्स चोक हो जाती हैं, और जब चोक हो जाती हैं तो आप भी चोक हो जाते हो। इसलिए ससुराल हो या मायका, शादी हो या बारात, मुंडन हो या छेदन या बर्थडे, खाओ उतना ही जितना पचा सको। फोकट में मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन खाते ही चले गए। बोले 551 रुपए व्यवहार दिया है, जब तक 2500 की प्लेट खत्म नहीं कर लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा हमको। जरूरी नहीं है। वो आपको लगता है हमने 500 रुपए का व्यवहार दिया, 2500 का खा लिया, 2000 फायदे में रहे, नहीं साहब। वो 2000 का ट्राइग्लिसराइड जो अपने अंदर लेके आए हो, वो कल को डॉक्टर साहब वसूलेंगे आपसे। है ना? समझ में आ गई मेरी बात? चलो अच्छा, थोड़ा सा माहौल को मैं हल्का कर देता हूँ, लेकिन अपनी बात भी समझा देता हूँ। आजकल शादी बारातों का सीजन चल रहा है, इसलिए सोच समझ के खाइए भाई। है ना? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड अब पक्का लेके आओगे। अब मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो क्या करें? कोलेस्ट्रॉल सर बढ़ा हुआ निकल के आया है, अब बताओ रणवीर सर करना क्या है? एक तरीका तो यह है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए और स्टैटिन शुरू कर दीजिए। स्टैटिन शुरू कर दीजिए। स्टैटिन शुरू कर देंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। कोलेस्ट्रॉल ही कंट्रोल में नहीं आएगा, ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाएगा, और जो आगे चलकर अल्जाइमर की तरफ आपको लेके जा सकता है। लेके जा सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप कार्डियो एक्टिव 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लेना शुरू कर दें। क्रेल ऑयल कैप्सूल दिन में 1 बार खाने के बाद लेना शुरू कर दें। और गार्लिक पर्ल यानी कि लहसुन, इसका 1 सुबह 1 शाम कैप्सूल लेना शुरू कर दें। निश्चित रूप से मान के चलिए, इसको 3 महीने करके देखिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको क्या करना है? आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है आपको। इसके साथ साथ में आपको नियमित रूप से कम 5,000 से 10,000 स्टेप वॉक करना है। स्ट्रेस जितना कम से कम रखें उतना अच्छा रहेगा। तनाव मुक्त जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। ये 3 प्रोडक्ट आपको जरूर अपनी डाइट में शामिल करने हैं, नियमित रूप से शामिल करिए। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर खाना ही है, अगर मिल्क प्रोडक्ट आप लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और ज्ञान दे दूं कि अगर मिल्क प्रोडक्ट लेने का आप शौकीन हो, आप दूध पीने के शौकीन हो, आप घी खाने के शौकीन हो, तो कौन सा घी खाना चाहिए? गाय का या भैंस का? किसका खाना चाहिए? गाय का। बिल्कुल सुमन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, गाय का घी खाना चाहिए। गाय घी क्यों खाना चाहिए? क्योंकि गाय के घी में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। गाय का घी इसलिए खाना चाहिए क्योंकि गाय के घी में 3 से 4% तक फैट होता है। 3 से 4% तक फैट होता है सिर्फ उसी जगह पर। जब आप भैंस का घी खाते हो तो उसमें 14% फैट होता है।
14% फैट होता है। आप देख लो, गाय का बछड़ा पैदा होने के बाद में 5 मिनट बाद में खड़ा होकर दौड़ने लगता है, और भैंस का बछड़ा कैसा रहता है? पड़ा रहता है आराम से। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। आपको गाय का घी खाना है या भैंस का घी खाना है? गाय का दूध पीना है या भैंस का दूध पीना है? गाय के बछड़े की तरह रहना है या फिर चॉइस आपकी। ठीक है जी साहब, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा एक जो सप्ली मुझे होम रेमेडी बहुत अच्छी लगती है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। और इससे मैंने बहुत लोग सही किए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कहेंगे मेरे पास में अब तक करीबन 1,500 से 2,000 पेशेंट तो आया ही होगा कोलेस्ट्रॉल का। मैं इस होम रेमेडी को जरूर देता हूं, और मुझे हर 3 महीने में जब मैं चेक कराता हूं मुझे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल मिलती हैं। क्या करना है आपको? आपको लेना है दालचीनी। आपको लेना है दालचीनी। दालचीनी कितनी लेनी है? 2 चुटकी। 2 चुटकी दालचीनी सिनामन पाउडर लेना है आपको। और 1 चम्मच शहद। 1 चम्मच शहद ले लीजिए। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में सुबह खाली पेट ले लीजिए आप। सुबह खाली पेट ले लीजिए, नियम से ले लीजिए आप। ये लगातार 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने लगातार लेने के बाद में आपको निश्चित रूप से बहुत आराम मिलेगा, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कार्डियो एक्टिव, गार्लिक और krill ऑयल, ये जरूर साथ ही साथ में आपको लेते रहना है। हाँ, अगर समस्या ज्यादा है तो मैं फिर बोल रहा हूं, अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर बात करें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर बात करें। ये जो भी मैंने बता रहा हूं, ये एंग्जुएंट थेरेपी है। ये हार्ट का आपके ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिना अपने हार्ट के डॉक्टर से बात करे हुए ये आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कि उनकी दवाइयां बंद करके आप ये दवाइयां शुरू कर दें ना, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। हार्ट इज ए वाइटल ऑर्गन, उसकी केयर करना हमारा धर्म है, ठीक है? उसको एकदम से आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करनी है? अब हमें माइग्रेन की बात करनी है। मिनोपॉज की बात भी पढ़ाना था आप लोगों को। ये हमारा, अब हम बात करेंगे माइग्रेन की। चलो, बहुत बढ़िया, ये आ गया माइग्रेन। व्हाट इज माइग्रेन? Migraines are a type of severe recurrent headache that can cause a range of debilitating symptoms. Understanding these symptoms is crucial for seeking appropriate treatment and managing the condition effectively. बहुत सिंपल सी बात है। माइग्रेन के स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स को समझिए। सिम्टम्स को समझ के हम अंदाज लगा पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसके आधार पे हम आपको ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो पहले समझते हैं सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। व्हाट इज माइग्रेन? पहले समझिए माइग्रेन है क्या। सीवियर हेडेक। A migraine is a type of severe recurrent headache that is often characterized by throbbing or pulsing pain, typically on one side of the head. आपके सर में एक तरफ अगर आपको थ्रॉम्बिंग पेन हो रहा है, थ्रॉम्बिंग यानी कि जैसे किसी ने चक्कू मार रखी हो, इस तरह का टप 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 करने वाला दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, सर के एक तरफ हो रहा है, तो हम इसको माइग्रेन की श्रेणी में डाल सकते हैं। Migraines are a complex neurological condition that involves changes in brain activity, neurotransmitter levels and blood flow. यानी कि ये ना सिर्फ आपका फिजिकल कंडीशन है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी है, जहां पर आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो डायलेट भी होती हैं, कंस्ट्रिक्ट भी होती हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से आपके सर तक नहीं पहुंच पाता है, और इसको हम बोलते हैं माइग्रेन की कंडीशन है। साथ ही साथ में डिसेबलिंग सिम्टम्स आते हैं। इन एडिशन टू इंटेंस हेडेक, माइग्रेन कैन ऑल्सो कॉज ए रेंज ऑफ अदर डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स सच एज नॉइजिया, वॉमिटिंग एंड सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड साउंड। अभी हम इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। टाइप्स ऑफ माइग्रेन, ये समझ लीजिए 4 तरह के माइग्रेन हैं। आप समझिए ध्यान से। माइग्रेन विद ऑरा, दिस टाइप इंक्लूड्स ए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कॉल्ड एन ऑरा दैट ऑकर्स बिफोर और ड्यूरिंग द हेडेक। समझिए ध्यान से इसको, और आपको समझ में आएगा कि मुझे माइग्रेन का पेन है या कुछ और है। क्या होता है, आपने कभी देखा है, वो टीवी सीरियल्स देखे होंगे आपने, और टीवी सीरियल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या कर रहे होते हैं। और जब तपस्या कर रहे होते हैं तो बहुत लंबी तपस्या करने के बाद में, बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद में उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं।
तो पहले भगवान सीधे प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? बड़ी तेज सी एक लाइट आती है। उषा जी समझ में आ रहा है मेरी बात? मिश्रा जी समझ में आ रही है? एक लाइट सी आती है बड़ी तेज सी, फिर वो एक ऑरा बन जाता है ऐसे करके, फिर वो ऐसे करके एक ऑरा बन जाता है लाइट का बिल्कुल चमचमाता हुआ। और फिर उसके अंदर से जो है ईश्वर प्रकट होता है। विष्णु जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए, जो भी जिस देवता की उसने तपस्या करी। माइग्रेन के पेशेंट को जब उसका माइग्रेन का अटैक आने वाला होगा, और अगर वो ऑरा टाइप का माइग्रेन उसको है, तो उसको भगवान दर्शन दे देते हैं हर बार। जैसे ही उसको माइग्रेन अटैक आने वाला होगा, उसको उसको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। वो उसकी आंखों में जो है ऑरा बनने लगता है, उसको दिखाई पड़ने लगता है भैया भगवान आने वाले हैं। अब ये अलग बात है कि वो भगवान जो आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, और ये भगवान जब आते हैं माइग्रेन वाले, तो बैंड बजा के जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? माइग्रेन का अटैक आने से पहले ही व्यक्ति को एक ऑरा दिखने लगती है, जिसको हम माइग्रेन विद ऑरा बोलते हैं। उसकी आंख के सामने एकदम लाइट दिखाई पड़ने लगती है, तेज चमकती हुई लाइट दिखाई पड़ने लगती है, और उसको लगता है कि ये अब समझ में आ गया उसको भैया, अब ये दिक्कत शुरू होने वाली है। एक तो हो गया ऑरा वाला माइग्रेन। दूसरा क्या होगा? माइग्रेन विदाउट ऑरा, द मोस्ट कॉमन टाइप। ये बहुत सबसे ज्यादा कॉमन यही है। करेक्टराइज्ड बाई ए सीवियर थ्रॉम्बिंग हेडेक विदाउट द ऑरा सिम्टम्स। आपको कुछ नहीं होगा, आपको सिंपल क्या होगा, एक साइड एक तरफ सर में दर्द शुरू हो जाएगा, और थ्रॉम्बिंग होगा। ऐसा लगेगा कोई चक्कू सी अंदर जो है डाल रहा है, या पेचकस सा अंदर डाला हुआ है, और बिल्कुल आप पकड़ के बैठ जाओगे इसको, बिल्कुल आप इसको पकड़ के बैठ जाओगे। एक और होता है इसी में, क्रोनिक माइग्रेन। अगर आपको एक महीने के अंदर 15 एपिसोड से ज्यादा आ गए हैं, 15 एपिसोड से ज्यादा आ गए हैं, आ गया है माइग्रेन का अटैक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रॉनिक माइग्रेन। इसके साथ साथ में एक और होता है जिसको बोलते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। ये क्रॉन ने लिखा नहीं है यहां पर, एपिसोडिक माइग्रेन। अगर आपको एक महीने में 15 बार से कम माइग्रेन के अटैक आए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे निशा चौकसी? क्या बोलेंगे? एपिसोडिक। 15 बार से ज्यादा तो क्या बोलोगे? क्रॉनिक माइग्रेन। 15 बार से कम अटैक आए हैं तो क्या बोलोगे? एपिसोडिक माइग्रेन। और इसके साथ साथ में एक और माइग्रेन होता है जिसको बोलते हैं हॉर्मोनल माइग्रेन। ये ज्यादातर तभी होगा जब आपके पीरियड्स आने वाले होंगे। ये ज्यादातर तभी होगा जब आपको मिनोपॉज होने वाला होगा। यानी कि बॉडी में जब भी कभी किसी भी प्रकार का हार्मोनल चेंज हो रहे होंगे, ऐसे समय पे जो माइग्रेन होता है, ये होता है कब? ये होता है हार्मोनल माइग्रेन में। तो आप देखो, जो माइग्रेन का पेशेंट है वो कैसा पेशेंट है? माइग्रेन विद ऑरा है, यानी कि दर्द होने से पहले ही उसको ऑरा दिखाई पड़ रही है, तो माइग्रेन विद ऑरा हो गया। अगर सिर्फ पेन है उसको एक साइड में, एक साइड में सिर्फ पेन है, थ्रॉम्बिंग पेन है, पल्सेटिंग पेन है, टप 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 करके पेन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा हो गया। 15 एपिसोड हो गए क्रॉनिक माइग्रेन, 15 एपिसोड से कम है एपिसोडिक माइग्रेन। पीरियड्स के दौरान ऐसा होता है, पीरियड से पहले ऐसा होता है, मेनोपोजल कंडीशन में ऐसा होता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं उस समय ऐसा हो रहा है। अगेन हार्मोनल, हार्मोनल माइग्रेन हो गया। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। और सिम्टम्स में क्या होगा? विजुअल डिस्टॉर्शंस होंगे, यानी कि आपको बिल्कुल जैसे दिखाई पड़ रहा है ना ये स्क्रीन, आपको बिल्कुल ऐसे ही स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। सेंसरी चेंजेस होंगे, सेंसरी चेंजेस होंगे, सेंसरी चेंजेस यानी कि टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस, फेस पे रहेगा, आर्म पे रहेगा, लेग्स में रहेगा। ये कब होगा? दर्द शुरू होने से पहले। दर्द शुरू होने से पहले ही एक्सट्रीमिटीज में आपको सेंसेशन आएंगे, टिंगलिंग के, नमनेस के, वीकनेस के। इसके साथ साथ में कुछ लोगों को स्पीच डिफिकल्टी होने लगती है। मतलब जैसे ही सर दर्द होने वाला होगा, वैसे ही वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, उनकी जबान लड़खड़ाएगी, उनके शब्द लड़खड़ाएंगे, वो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। ये सिम्टम्स हैं माइग्रेन के। एक और कारण होता है, दैट इज थ्रॉम्बिंग और पल्सिंग हेडेक। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स लगातार डायलेट करती हैं, यानी कि चौड़ी होती हैं, और कंस्ट्रिक्ट करती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो यद्यपि पूरी तरह अभी भी क्लियर नहीं कर पाई है साइंस कि माइग्रेन होने का कारण क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं। माइग्रेन की कंडीशन में क्या हो जाता है? ये वेसल्स जो है डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, डायलेट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इसी वजह से क्या होता है? पल्सेटिंग सेंसेशन होता है, टप 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 करके जो दर्द होता है,
वो उसी वजह से होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड स्मेल। कुछ लोग आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो बहुत, देखिए माइग्रेन कभी भी, मैं बता दूं आपको, माइग्रेन कभी भी बिना किसी ट्रिगर के नहीं होगा। माइग्रेन कभी भी बिना किसी ट्रिगर के नहीं होगा। ट्रिगर यानी कि उसका कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट जरूर होगा। ट्रिगरिंग पॉइंट जरूर होगा। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल के अंदर ज्वलनशीलता है। पेट्रोल के अंदर ज्वलनशीलता है, लेकिन क्या बिना आग के पेट्रोल आग पकड़ सकता है? क्या बिना चिंगारी के पेट्रोल आग पकड़ सकता है? नहीं पकड़ेगा ना। पेट्रोल जल सकता है, पेट्रोल के अंदर ज्वलनशीलता है, लेकिन बिना चिंगारी के, बिना आग के पेट्रोल जो है वो जलेगा नहीं। उसी तरह से माइग्रेन जो है वो भी बिना ट्रिगर के नहीं होगा। ट्रिगर तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा। अब ये ट्रिगर कई तरह के आ सकते हैं। ट्रिगर ऐसे भी आ सकते हैं। पहला ट्रिगर क्या होगा? आप किसी शादी में गए और शादी में जाके वहां पर डीजे की साउंड बजनी शुरू हो गई, ढिंचक 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 ढिंचक, और इतनी तेज साउंड हुई, इतनी तेज साउंड हुई कि आपके सर में दर्द हो गया, और वो माइग्रेन बन गया, और फिर आप वहां से बिना खाना पिया खाए लौट के चले आया। साउंड बहुत तेज, अगर साउंड अगर है तो वो माइग्रेन अटैक ला सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज, बहुत तेज लाइट अगर है तो बहुत तेज लाइट भी आपको माइग्रेन अटैक ला सकती है। तो जो लोग माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, कृपया करके बहुत तेज साउंड से दूर हटें, बहुत तेज लाइट से दूर हटें। बहुत तेज लाइट अगर एकदम से आंखों में पड़ेगी तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाएगा। तीसरी चीज, तीसरी चीज, बहुत तगड़ी स्मेल अगर है किसी को, बहुत तगड़ी स्मेल है किसी को, तो भी माइग्रेन अटैक आ जाएगा। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, उनको उनको परफ्यूम से एलर्जी रहती है, कुछ लोगों को डीओ से एलर्जी रहती है, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी रहती है, कुछ लोगों को मटन की खुशबू से एलर्जी रहती है। खुशबू कहें या बदबू कहें, जो भी है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए बदबू है, जो लोग खाने वाले हैं उनके लिए खुशबू है ना? तो जो भी है, वो मटन की जो स्मेल है, मटन कहीं बन रहा होगा, उनको यहाँ उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बन कहीं और रहा है, उल्टियां उनको यहाँ शुरू हो गई। ये क्या है? ये ट्रिगर्स है माइग्रेन के। केकई को भी माइग्रेन हुआ था। केकई को भी माइग्रेन ही तो हुआ था। कौन ट्रिगर था उसके लिए? मंथरा। मंथरा ट्रिगर बन गया। कई बार आपको भी माइग्रेन हो जाता है। पड़ोसी के यहाँ 56 इंच की टीवी आ गई, आपके यहाँ 28 इंच की है, हो गया माइग्रेन साहब। मेरे बच्चे के नंबर 96% आए, मेरे जिठानी के बच्चे के नंबर 96.3% आए, हो गया मुझे माइग्रेन। ये क्या है? दीज आर ट्रिगर्स, ये ट्रिगर्स हैं। मेरी दुकान जो है थोड़ी कम चलती है, पड़ोसी की दुकान ज्यादा चलती है, ट्रिगर है। मेरी क्रॉस लाइन ने इस बार एसईडी क्वालिफाई कर लिया, मेरा तो हो ही नहीं पाया, ट्रिगर है। मेरा अपलाइन बहुत पैसे कमा रहा है, मुझे उतने पैसे कमाने को नहीं मिल रहे हैं, ट्रिगर है। ये माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं आपके, और ये होते हैं। ये मतलब जनरली ऐसे होता है ये। तो ये दीज आर द ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन। ठीक है जी साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? मैंने बताया, लाइट सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी एंड स्मेल सेंसिटिविटी। और क्या लक्षण आएंगे? नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है। माइग्रेन सफरर्स ऑफन रिट्रीट टू ए डार्क क्वाइट स्पेस टू रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द नोजिया एंड वॉमिटिंग। आपको आपको लोग थोड़ा सा, आप लोगों ने रामायण के विषय में सुना होगा आपने, तो केकई कहां लेटी थी? जब उसको रामचंद्र जी को वनवास भेजना था, दशरथ जी को उसने खबर भेजी, तो कहां लेटी थी वो? कोई बताया कहां लेटी थी वो? कोप भवन में लेटी थी। हाँ, बहुत बढ़िया प्रीति चावला जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। कोप भवन में लेटी थी ये। कोप भवन कैसा होता है? कोप भवन अंधेरा कमरा होता है, डार्क। उसमें कोई रोशनी नहीं होती, कोई पेंटिंग्स नहीं होती उसके अंदर, कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा लग्जरियस सामान नहीं होते उसके अंदर। बिल्कुल डार्क सन्नाटे वाला कमरा होता है। माइग्रेन का पेशेंट भी वहीं जाके लेटेगा जाकर, ब्लैकआउट, बिल्कुल सही कहा। माइग्रेन का पेशेंट भी कहता है, मुझे डार्क कमरा दे दो, ना कोई वहां आए ना कोई वहां जाए, लाइटें सारी बंद कर दो, बच्चों को घर से बाहर निकाल दो, हस्बैंड को तो शहर से ही बाहर निकाल दो, हस्बैंड को तो शहर से ही बाहर निकाल दो, इसको तो जिले से नहीं शहर से ही बाहर निकाल दो, इसको तो राष्ट्र से ही बाहर निकाल दो, है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आता है उसको। ठीक है, हाँ जी, गीता आर्या, बिल्कुल सही, समझ में आया गीता जी को, बहुत बढ़िया। जिनको जिनको माइग्रेन है उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी मेरी कहानी है।
तो ऐसा कब होता है? जब आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला होता है। ठीक है जी साहब। चल, थोड़ा सा आप लोगों को बोर ना हो इसलिए मैं आपको इस तरह से बात करता रहता हूं आपको। डिजीनेस एंड वर्टिगो, चक्कर बहुत तेज आते हैं आपको, चक्कर आएंगे आपको, सर घूमेगा आपका इस कंडीशन में। इसके साथ साथ ब्लड विजन रहता है, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है धीरे धीरे, जिनको माइग्रेन अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। पेरिफेरल विजन इश्यूज रहते हैं, हेलोज और ऑराज रहते हैं, उनको उनको बिना मतलब के भूत दिखाई पड़ते रहते हैं, बिना मतलब के भगवान दिखाई पड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं अलग अलग तरह की लाइटें दिखाई पड़ती रहती हैं। ये सब माइग्रेन के अटैक के लोगों को होता रहता है। डिफिकल्टी स्पीकिंग होती है, उनको अपनी बात को बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अपने शब्दों को बहुत अच्छे से निकाल नहीं पाते हैं, ये उनके अंदर लक्षण रहते हैं। साथ ही साथ में लिम्स में, यानी कि आपकी एक्सट्रीमिटीज में, फेशियल फेस पे आपको नमनेस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी, चीटी सी काट रही है, कुछ सनसनाहट सी होती रहती है, सुन्नपन होता रहता है, ये लक्षण आते हैं माइग्रेन के। फटीग रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगा, बहुत ज्यादा थकान रहेगी, मेंटल फॉग रहेगा। मेंटल फॉग रहेगा, आपको कितना भी आप सो जाएं आपको लगेगा कि नहीं अभी नींद पूरी नहीं हुई है। डिस्टर्ब स्लीप रहेगी, आप अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे। ये सब माइग्रेन के लक्षण हैं। ठीक है, मैंने बताया मेंटल फॉग रहेगा, इंपेयर्ड प्रोडक्टिविटी रहेगी, ऑफकोर्स रहेगी, थ्रॉम्बिंग डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे आपको, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट बहुत रहती है, ऐसे लोग चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, डिप्रेस्ड मूड रहता है इनका। और साथ ही साथ में एंजाइटी रहती है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी का मतलब होता है जो घटना घटी नहीं है उसको लेके आज की तारीख में हम टेंशन में आ गए। जो घटना घटी नहीं है उसको लेकर आज हम टेंशन में हैं, आज हम डरे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेन, दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। और एंजाइटी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट है माइग्रेन का। आप बेमतलब में जो चिंता कर रहे हो ना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। सीकिंग ए डार्क क्वाइट क्वाइट प्लेस, मैंने बताया आपको कि बंदा जो है वो डार्क प्लेस में रहना पसंद करेगा, क्वाइट प्लेस में रहना पसंद करेगा। इसके साथ साथ में सप्लीमेंट्स क्या देंगे? अगर मान लीजिए माइग्रेन है, माइग्रेन है, आपने समझ में आ गया कि बंदे को माइग्रेन है, क्या सजेस्ट करेंगे सप्लीमेंट्स में? सबसे पहला सप्लीमेंट होगा इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे सबसे पहला सप्लीमेंट। अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप उसको क्या दे दें? आप उसको इंटेलेक्टे दे दें। सुनिए ध्यान से, आप उसको इंटेलेक्ट दे दीजिए। इंटेलेक्ट दो तरीके से दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति को अफोर्ड करने में प्रॉब्लम है तो एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, प्रीति चावड़ा जी, लगातार 6 महीने देना है उसको। एक कैप्सूल सुबह खाली पेट लगातार 6 महीने देना। अगर व्यक्ति को अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या देना है उसको? पहले हफ्ते एक कैप्सूल देना है सुबह खाली पेट, दूसरे हफ्ते दो कैप्सूल सुबह खाली पेट देने हैं, तीसरे हफ्ते तीन कैप्सूल सुबह खाली पेट देने हैं, चौथे, हाँ बिल्कुल दे दीजिए, विटामिन सी है, आंवला है, समझ लीजिए इसको। चौथे हफ्ते से चौथे हफ्ते से फिर दो देने हैं, पांचवें हफ्ते से फिर एक देना है, और इस तरह से लगातार 6 महीने आपको इंटेलेक्टिव कैप्सूल चलाना है। एक, दो, तीन, दो, एक, इस तरह से इंटेलेक्टिव कैप्सूल आपको लगातार 6 महीने देने हैं माइग्रेन के पेशेंट। बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं प्रिया गोयल जी, बिल्कुल दे दीजिए। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है कि माइग्रेन का केस में ये देखा जाता है कि साहब ये इनडाइजेशन की वजह से होता है। प्रियंका कौशिक, दोबारा रिपीट करें, एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, एक हफ्ते तक, दूसरा हफ्ता शुरू हुआ दो कैप्सूल सुबह खाली पेट, तीसरा हफ्ता शुरू हुआ तीन कैप्सूल सुबह खाली पेट। लेकिन ये वही करेगा जो या तो मोदी केयर में जुड़ा हुआ होगा, जिसको मोदी केयर सप्लीमेंट पे भरोसा होगा, और जो इस ट्रेनिंग में बैठा होगा वो तो ये करेगा। आप किसी को मैंने से पहले बोला था ना, प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं। आप किसी को बताओगे तो वो हो सकता है इनिशियल स्टेज पे एक दो तीन का फॉर्मूला यूज ना करे, क्योंकि उसको अभी इतना बिलीव नहीं आया है। तो वो क्या करेगा? उसको एक कैप्सूल सुबह खाली पेट देना स्टार्ट कर दीजिए, उसके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है जी। चलो, ये तो हो गया इंटेलेक्ट, लगातार 6 महीने दीजिए। मैं 100% गारंटी किसी भी प्रोडक्ट की नहीं लेता मोदी केयर में, लेकिन एक इंटेलेक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप एक कैप्सूल सुबह खाली पेट लगातार 6 महीने देते हैं किसी भी माइग्रेन पेशेंट को, तो 100% उसको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये सिंगल प्रोडक्ट है जहां पर गारंटी लेता हूं मैं, जहां मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 जरूर दीजिए। ओमेगा 3 जरूर दीजिए। क्यों दीजिए ओमेगा 3? क्योंकि ओमेगा 3 क्या होता है, ये गुड फैट देता है, आपके ब्रेन को जो है रिलैक्स रखता है, आपके ब्रेन के नर्व सेल्स को पोषण देता है। नहीं, आफ्टर मील नहीं दिया सकता, खाली पेट ही देना है इसको। और आधे घंटे तक दूध
का कोई भी आइटम नहीं लेना है। दूध का कोई भी आइटम आधे घंटे तक नहीं लेना। ठीक है। उसको आप ओमेगा 3 दे दीजिए, दिन में एक बार खाना खाने के बाद। बी कॉम्प्लेक्स भी दिया जा सकता है माइग्रेन में। कई बार क्या होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से भी माइग्रेन के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो कई बार आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल मिला होगा विपुल जी, आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लेक्स देना है। तो मैंने 3 प्रोडक्ट बताया आपको, इंटेलेक्ट, क्रेल ऑयल और बी कॉम्प्लेक्स, ये 3 तो देने ही देने। अब 2 प्रोडक्ट मैं आपको और बताऊंगा जो आयुर्वेद कहता है बहुत बढ़िया काम करते हैं माइग्रेन में, जो बहुत बढ़िया काम करते हैं। पहला है ब्राह्मी, ब्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग इन आयुर्वेदा। क्या है, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम, इंटेलेक्ट के साथ खाली पेट दे सकते हैं। सर्दियां चल रही हैं तो नाश्ते के बाद दीजिएगा, कुछ खाने पीने के बाद दीजिएगा। ब्राह्मी एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। अश्वगंधा, दूसरा प्रोडक्ट अश्वगंधा, यह अश्वगंधा भी आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। उसी के साथ ले लो, पिंकी अग्रवाल जी, उसी के साथ ले लो, थायराइड वाली गोली के साथ ले लो। थायराइड वाली गोली आपसे कुछ नहीं कहने आएगी, आपके घर पे कोई कंप्लेन नहीं आएगी थायराइड वाली गोली की तरफ से कि मैडम आपने हमारे साथ में इंटेलेक्ट को क्यों लगा दिया है ना। परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा वो आपसे। ठीक है जी, आप ले सकते हो आराम से। चलो, क्या हो गया, मैं कहाँ अटक गया यार, अटक गया अभी। चलो, हाँ मैं बता रहा था, इतना कर लीजिए आप। ब्राह्मी और अश्वगंधा, ये 2 प्रोडक्ट आयुर्वेद के माध्यम से बताए जाते हैं, किसके लिए, माइग्रेन के लिए। ठीक है, आप इन 2 प्रोडक्ट को भी शामिल कर सकते हैं। अश्वगंधा का नाश्ते के बाद दीजिए, अश्वगंधा अभी खाली पेट मत दीजिए, अश्वगंधा कभी भी खाली पेट मत दीजिए, नाश्ते के बाद दीजिए। ठीक है साहब, ये हो गया। अब एक होम रेमेडी बढ़िया सी, है ना, एक होम रेमेडी बढ़िया सी, ये बड़ा मजेदार होती है होम। अच्छा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, हाँ मैं बात कर रहा था, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है, कई बार क्या होता है कि माइग्रेन जो है वो वात का रोग है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जितना मैंने पढ़ाया ना सब एक किनारे हो जाता है, और मालूम पड़ा साहब तुमने बहुत ज्यादा कसके खा लिया और गैस बन गई और कुछ नहीं हुआ। और तुम दुनिया भर का जो है ज्ञान लेके बैठे हो, ये ऑरा दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ टप टप तो बोल रहा है, हाँ रणवीर सर ने बताया था 2-2 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं होता, तुमने कसके खा लिया, उसकी वजह से गैस बन गई, गैस सर पे चढ़ गई और तुम्हें लग रहा है मुझे माइग्रेन हो गया। नहीं, नहीं नहीं, सिर्फ इंटेलेक्ट भी ले सकते हैं आशीष सेठी जी। जितना पैसा है, पैसा अगर खर्च करते हो तीनों ले लो, नहीं कर सकते हो इंटेलेक्ट प्रथम चॉइस पे रहेगा। तो कई बार गैस बन जाती है, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। तो वहां पर भगवान देखने का प्रयास मत कीजिएगा, वहां पर सिंपल सी बात है, नोनी ले लीजिए, डिटॉक्स ले लीजिए, उसी से आराम मिल जाएगा। और अगर फोकट में इलाज चाहिए तो अजवाइन ले लीजिए आधा चम्मच, उस पर 2 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए, फाँक लीजिए, 10 मिनट में अच्छी सी डकार आ जाएगी, भगवान दिखने बंद हो जाएंगे। है ना। वो मत करना जबरदस्ती के कई की तरह बांध के सर लेट गए। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं तो आर्टिफिशियल माइग्रेन बना लेती हैं, प्लीज माइंड मत करिए। मैं फील, आप तो सब अच्छे अच्छे लोग हो जो नहीं आते ट्रेनिंग मीटिंग्स। हाँ जी, मिल जाएगा, मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, शाम को 6:30 बजे जैसे उनके हस्बैंड आने वाले होते हैं, उनको आर्टिफिशियल माइग्रेन हो जाता है। जैसे ही हस्बैंड आने वाले होते हैं वैसे ही अट्टी पट्टी सब बंध जाती है पूरी सर पे। वो पता नहीं पता, उसकी कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ता वो वाला माइग्रेन। मैं कहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने में आता ही नहीं है। वो हस्बैंड मेनिया वाला माइग्रेन होता है, वो कहीं पढ़ाया पढ़ाया नहीं जाता। वो जब हस्बैंड आ जाता है, फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या हो गया, बोले बस सर में दर्द है। चाय बनाने जा रहे हो क्या, बोले हाँ, बोले अच्छा एक मेरे लिए बना लेना। मालूम पड़ा बेचारा हस्बैंड तो नौकरी करके आया, थका आ रहा, बैग रखा, फिर किचन में घुसा, 2 चाय बना के लाया, एक उसने खुद की पी, एक पत्नी को पिलाई, तब पत्नी को होश आया, बोले अच्छा आप ठीक है, अब आराम मिला काफी। वो अलग ही टाइप वाला माइग्रेन है, अगर वो वाला माइग्रेन है तो ये दवाइयां काम नहीं करेंगी। हाँ जी, डेली एंटी बांधती है ना रीना, तो वो वाला माइग्रेन है तो दवाइयां काम नहीं करेंगी। फिर मेरा इंटेलेक्ट खराब मत कर देना, मेरा नाम खराब करोगे। तो रणवीर सर ने बताया था इंटेलेक्ट काम करेगा, वो कभी नहीं काम करेगा। वो जब तक हस्बैंड के हाथ की चाय पी नहीं लेंगी, हस्बैंड को पूरे दिन का पूरा बता नहीं देंगी, जब तक वो हस्बैंड से प्रेम वसूल नहीं कर लेंगी पूरा, तब तक उनका सरदर्द खत्म हो ही नहीं सकता। चलो यार, मैं कहाँ फंस गया, मुझे आपको होम रेमेडी बतानी थी। जी, दूसरा देखिए, आइस थेरेपी। अगर आपको सर में दर्द हो रहा, माइग्रेन हो रहा, सिंपल सा क्या करिए, आइस बैग लीजिए और आइस बैग लेके सर पे रख लीजिए। ये आइस बैग लेके ऐसे सर पे रख लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा, निश्चित रूप से बहुत आराम मिलेगा इससे। ठीक है, सिर्फ बर्फ की सिकाई कर लीजिए, आपको 10-15-20 मिनट के अंदर बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दूसरा क्या करना है, मोदी केयर का टी ट्री ऑयल, ये होम रेमेडी में आ गया। मोदी केयर का टी ट्री ऑयल, इस टी ट्री ऑयल को लीजिए और अच्छे से दोनों साइड में ऐसे इधर इधर लगाइए, ऐसे करके ऐसे लगाइए इसको, फिर ऐसे लगाइए धीरे से, इसको टी ट्री ऑयल को लगाइए, इसको स्मेल कीजिए।
इसको अच्छे से स्मेल कीजिए। आप देखेंगे 10 15 20 मिनट के अंदर जो है आपका माइग्रेन जो है उड़न छू हो जाए। जड़ से तो नहीं जाएगा, लेकिन तुरंत का तुरंत आपको आराम मिलेगा। बर्फ की सिकाई करिए, टी ट्री ऑयल दोनों टेम्पल्स पे लगाइए, और उसके बाद में इसको स्मेल कीजिए। निश्चित रूप से आपको माइग्रेन में काफी हद तक आराम मिलेगा। एक काम और कर सकते हैं, गाय का देसी घी, गाय का देसी घी, गाय का देसी घी 2 ड्रॉप लेफ्ट नोस्ट्रिल में, 2 ड्रॉप राइट नोस्ट्रिल में, रात में सोते समय डालिए। थोड़ा सा मत्थे पे लगाइए, थोड़ा सा हथेलियों में लगाइए, थोड़ा सा पैर के तलवों पे लगाइए। गाय का देसी घी, गाय का देसी घी 2 ड्रॉप लेफ्ट में, 2 ड्रॉप राइट में, मत्थे पे लगाइए, हथेलियों पे लगाइए, तलवों पे लगाइए। हाँ जी, सप्लीमेंट के साथ लीजिए आराम से। बिल्कुल हींग का लेप भी काम करता है, बिल्कुल सही कहा उमा सिंह गौतम जी। तो ये आप करेंगे, ये बहुत बढ़िया काम करता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे, A2 घी, यार भैया ज्यादा पैसे है तो A2 घी आप डालो, A2 घी डालो आराम से। चल अच्छा, मेरा नंबर, आप लोग बहुत परेशान रहते हो, रोज डेली मेरा नंबर मांगते हो। मैं बता दूं आपको, पर्सनल कस्टमाइज्ड अगर आपको मुझसे सजेशन चाहिए, तो ये भैया सजेशन जो है, ये पेड सजेशन है। आप मुझसे मांग सकते हो सजेशन, बट ये पेड सजेशन रहता है। ₹500 मेरी फीस रहती है। आपको मुझे व्हाट्सएप पे लिख के डालना होता है कि सर मुझे आपका सेशन चाहिए। 8840648291, ये मेरा नंबर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पूछने की नहीं पड़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मुझे बताइए कि सर मुझे आपका सेशन चाहिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप आ सकते हैं। ठीक है जी, ये कस्टमाइज्ड सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग बात करेंगे मिनोपॉज के ऊपर, कल हम बात करेंगे इनडाइजेशन के ऊपर। कल हम मिनोपॉज पे बात करेंगे, इनडाइजेशन पे बात करेंगे। मैंने बोला था आपसे कि आपको अपनी मॉडर्न मेडिसिन नहीं छोड़नी है। प्लीज कोई भी व्यक्ति अपनी मॉडर्न मेडिसिन नहीं छोड़ेगा। जिसकी जो मेडिसिन चल रही है वो मेडिसिन चलती रहेंगी, उनके साथ में इसको स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा सा जो है 2 3 महीने का समय दीजिए, आपकी मॉडर्न मेडिसिन धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो सप्लीमेंट्स आपके हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, आप साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। मैंने एक साइड इफेक्ट बहुत अच्छे से बताया था कि अगर एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन आप लेते हैं तो एल्जाइमर की संभावना बन जाती है। ठीक है, सेम लिंक रहेगा भैया कल शाम को 6 बजे। कल शाम को सेम 6 बजे सेम लिंक रहेगा, मिनोपॉज पे बात करेंगे और हम इंडाइजेशन पे बात करेंगे, और देखते हैं अगर कुछ अच्छा और मिल गया देख बताने को तो बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगता है, और आपको पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। थायराइड भी देखते हैं क्या? अरे हम देखते क्या नहीं है, सब देखते हैं भाई। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 28 साल से काम कर रहे हैं। थायराइड, ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल सब देखते हैं। अभी थायराइड का सेशन किया था 3 दिन पहले, आप आए नहीं। चलिए, थैंक यू सो वेरी